So in today's class, what will I discuss with you? I will discuss with you this prose work, that is a War and Peace. हम सबको पता वार एंड पीस किसका वर्क है. वार एंड पीस इज द वर्क ऑफ लियो टॉलस्टॉय का, जो कि एक प्रोमिनेंट राइटर थे और रशियन राइटर्स थे, रशियन राइटर्स. और उनका वार एंड पीस कहा जाता है कि इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेरी पीस. यह एक बहुत ही फाइनेस्ट या ब्यूटीफुल लिटरेरी पीस है. दैट्स मैचलेस, यूनिक, इनकम्पेरेबल. और आप कह सकते हैं कि अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ लिटरेचर फॉर एवर रिटन इन लिटरेरी एकेडेमिया में या इन लिटरेरी वर्ल्ड में जो है. तो उसका अपना स्टोरी भी कुछ ना कुछ पता है कि नेपोलियन वार को लेकर के डील करता है सारा चीज. यहाँ से अगर हम एक इतने में ही आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा. व्हाट आई वांट टू से, सबसे पहला कि वॉर एंड पीस ब्रॉडली फोकसेस ऑन नेपोलियंस विजन. ये जो वर्क है यह नेपोलियंस का इन्वेजन जो था कब, रूस पर 1812 ईस्वी में, जो नेपोलियन का अटैक था रूस पर, उसको लेकर के बात करता है. वॉर एंड पीस ब्रॉडली फोकसेस ऑन नेपोलियंस इन्वेजन ऑफ रशिया in 1812 and follows three of the most well-known characters in literature. घटना क्या है? रूस के ऊपर नेपोलियन का हमला 1812 में. इस घटना को बताने के लिए राइटर ने तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं. पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पायरी बीजोखॉब. दिस इज PIE डबल RE, पायरी बीजोखॉब, BEZUKHOV, पायरी बीजोखॉब. द इलिजिटिमेट सन ऑफ अ काउंट. वह जो है इलिजिटिमेट सन है. क्या है? इलिजिटिमेट, एक अवैधानिक आप कह सकते हैं, उनके अपने बच्चे बेटे. द इलिजिटिमेट सन ऑफ अ काउंट who is fighting for his inheritance and yearning for spiritual fulfillment. इस कैरेक्टर के बारे में यहाँ तक जानकारी दी गई है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द नॉवेल पायरी बीजोखॉब है, जो कि इलिजिटिमेट सन है एक काउंट के. काउंट हम समझ, आप वी ऑल नो कि काउंट एक पोस्ट होता है, एक पद होता है. उस पद पे जो भी आसीन रहा होगा उस काउंट के वो इलिजिटिमेट सन है, जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी विरासत को बचाने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए. और उनकी ख्वाहिश है कि वो जो है अचीव करे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को, उनको प्राप्ति हो. दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रिंस अंड्रेई, प्रिंस आंद्रेई. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, प्रिंस आंद्रेई बॉलकॉन्स्की. Prince Andrei Bolkonsky who leaves his family behind to fight in the war, जो पूरा परिवार छोड़ देता वार में पार्टिसिपेट करने के लिए. This is another important character who leaves his family behind to fight in the war against Napoleon. Napoleon के against में वो लड़ता है. This is another important character. The third important character is Natasha Rostov. The third important character is Natasha Rostov, the beautiful young daughter of a nobleman who intrigues both men. नताशा रोस्टॉव जो है एक बड़े घराने की बेटी है, लेकिन वह दोनों जो है मेन के साथ इंट्रीगिंग करती है. इंट्रीगिंग आप ये ना समझिए कि कॉन्स्पिरेटर, षड्यंत्र तो मैं नहीं कह सकता हूँ, एक आंख मिचौली का खेल चलता रहता है. इंट्रीगिंग आप उसको और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि पर यू कैन से कि शी वाज इन लव विद दीज टू कैरेक्टर्स, और कैसे उन लोगों को वो करती है परेशान. एज नेपोलियंस आर्मी इन्वेड्स, कह रहे हैं कि जैसे ही नेपोलियन आर्मी इन्वेड करता है, टॉलस्टॉय ब्रिलियंटली फॉलोज कैरेक्टर्स. टॉलस्टॉय सारे कैरेक्टर्स का जिक्र करते हैं फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, और जो कैरेक्टर्स आए हैं पीजेंट से आए हैं, नोबिलिटी से आए हैं, सिविलियंस हैं, सोल्जर्स हैं. एज दे स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम्स यूनिक टू देयर एरा, और उसकी उनकी इरा का स्ट्रगल दिखाया गया, उनकी हिस्ट्री दिखाई गई, उनका कल्चर भी दिखाया गया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हम कल्चरल स्टडीज की बात करते हैं तो वार एंड पीस को केवल हम एक फिक्शनल वर्क ना मान ले. वार एंड पीस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द रशियन पीपल्स लाइफ, स्पेशली
when Napoleon attacked या invaded Russia in 1812, उस समय का जिसमें रूस की कल्चर को, उसका हिस्ट्री को, वहां के बैकग्राउंड को, वहां की क्लास को, पीजेंट्री को, उनकी प्रॉब्लम्स को, वहां के जो नोबल पर्सन है उनकी नोबिलिटी को, जो सिविलियंस है उनकी सिविलिटी को, सोल्जर्स है सोल्जर्स की सोल्डेरिटी को, सब कुछ लेकर के बहुत खूबसूरत ढंग से जो है बयां किया गया। आई जस्ट वांट टू से कि मैंने कई बार कहा कि ये एक खूबसूरत पीस है, और अगेन आई वुड लाइक टू सजेस्ट व्हेनेवर यू हैव टाइम जस्ट गो एंड रीड, इसको पढ़ने की कोशिश करिए। And as the novel progresses, this character transcends their specificity, becoming some of the most moving and human figures in the world literature. तो कुछ नहीं, पूरा इसी में समझ में आ गया कि वार एंड पीस जो है एक हिस्टोरिकल इवेंट को लेकर के गढ़ा गया, जो बैकग्राउंड है, दैट इज व्हाट इन्वेजन ऑफ रसा के ऊपर जो है नेपोलियन का, नेपोलियंस इन्वेजन ऑफ रसा इन 1812। तीन कैरेक्टर, बायरी बिजुखोव, दूसरा कैरेक्टर प्रिंस एंड्रेई बॉल्कोन्स्की, तीसरा कैरेक्टर नताशा रोस्टॉव जो कि एक ब्यूटीफुल यंग डॉटर है ऑफ नोबलमैन का। दिस थिंग यू फाइंड, और क्या क्या आप पाते हैं, यू फाइंड कल्चर, यू फाइंड हिस्ट्री, एंड यू फाइंड कि जो वे जिस ग्राउंड से आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, उनका जो स्ट्रगल है। एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके लिया, इस क्वेश्चन का कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन ओनली टू मेक यू दिस पॉइंट क्लियर कि इसका अपना थीम क्या है। अगर आप देखेंगे एक शब्द में, इफ यू सी द इरेशनैलिटी ऑफ ह्यूमन मोटिव्स, जो ह्यूमन मोटिव्स है उसका कोई रेशनैलिटी नहीं है। ह्यूमन मोटिव्स में कहीं कोई तर्क नहीं चलता। अगर नेपोलियन ने वार छेड़ा तो क्यों छेड़ा, उसके तमाम तर्क दिए जा सकते हैं, और वो उसमें ह्यूमन मोटिव हो सकता है कि वह रूस में जो है अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता रहा होगा, अपना साम्राज्य लाना चाहता रहा होगा, अपना नेम और फेम इस्टेब्लिश करना चाहता होगा, और रूस में उसको लगता होगा कुछ गड़बड़ है, सही करना चाहता होगा। लेकिन वॉर मतलब जितना भी उसमें बातें की गई वो सब इरेशनल है। इरेशनलिटी मतलब इलॉजिकल। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो एब्सर्डिटी की बात होती है, जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात होती है, जो इरेशनलिटी की बात होती है, समथिंग यू कैन जस्ट सी हियर आल्सो कि जो पूरा थीम है इस लिटरेरी पीस का वह क्या है, दैट इज द इरेशनलिटी ऑफ ह्यूमन मोटिव। दिस इज द थीम। बाकी और भी इसमें सारी बातें बताई जा रही कि although a large portion of War and Peace focuses on war, which is associated in our minds with clear-headed strategy and sensible reasoning, Tolstoy consistently emphasizes the irrational motives for human behavior. This is only the theme. आदमी वार में भी इरेशनल होता है और आदमी पीस में भी इरेशनल होता है। ऐसा नहीं है कि वह केवल वार के समय इरेशनल हो गया, पीस में नहीं है। जब शांति उसके जीवन में होगा तब वह युद्ध की बात करेगा, जब युद्ध की बात होगी तब शांति की बात करने लगता है। इतना जल्दी इंसान का होता है। इवन इन द वर्ल्ड वी कैन जस्ट सी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसने दुनिया को तबाह कर दिया, हिरोशिमा नागासाकी, ड्रॉपिंग ऑफ द परमाणु बम एंड सो मेनी बम, every day we find ki cutting the throat, we find the dropping of the bomb, terrorism, this attack, that attack, killing of the policemen, killing sacrification of our Indian soldier, we see in every day we see. But what you find ki जो political motives है उसके पीछे, whether you see यूक्रेन वार, whether you see रसा का, अभी जिस हिसाब से जो है चीन ताइवान को घेर रहा है, all these things we find. आई जस्ट वांट टू से कि थोड़ा सा अगर हम बात करें तो उस पे ये बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आता है, इरेशनलिटी ऑफ ह्यूमन मोटिव्स। ही कहीं से भी ये आज तक लगा ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि वार का पर्पस क्या है। रूस ये कहेगा कि व्लादिमीर पुतिन ये कहेंगे कि जब रूस ही नहीं रहेगा तो दुनिया रह के क्या करेगी। ये इसमें क्या तर्क नजर आ रहा है? वाई रूस नहीं रहेगा? रूस को भी रहना चाहिए, यूक्रेन को भी रहना चाहिए, दुनिया के सारे लोगों को रहना चाहिए। अब अगर चाइना ये कहता है नहीं कि मेरे अस्तित्व को ताइवान से खतरा है, तो ताइवान भी तो यही बात छेड़ेगा ना कि मेरे अस्तित्व को रूस चाइना से खतरा है। देन वो किसी दूसरे की पीठ पे जाके बैठ जाएगा, कोई फिर विक्रमादित्य बनेगा, कोई बेताल बनेगा, देन एक स्टोरी चलेगी
धूम धड़ाम धड़ाम दिन खत्म सब जो है। आई जस्ट वांट टू से कि पूरा का पूरा वॉर या पीस में हमेशा ह्यूमन जो नेचर है, ह्यूमन मोटिव है, वह हमेशा इरेशनल रहा है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल एशियन मैन, आप लोगों ने पढ़ा होगा अलेक्जेंडर पोप का नो देन दाई सेल्फ प्रिजीव नॉट गॉड टू मैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। तो वही सेम चीजें यहाँ भी बता रही है, जब से दुनिया आई तब से ऐसे ही चल रहा है। देन यू फाइंड की वार एंड पीस इट्स अ लिटरेरी वर्क बाय द रसल आता है, ठीक है, ये तो ये लियो टॉल्स्टॉय का है, जिसमें फिक्शनल नैरेटिव्स भी है कुछ चैप्टर हिस्ट्री से फिलॉसफी से लिए गए हैं। फर्स्ट पब्लिश्ड सीरियली देन पब्लिश इन इट्स इंटायरली 1869 में ये वर्क पूरा आया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि डेट है कि ये पूरा आया। इट इज रिगार्डेड एज टॉल्स्टॉयज फाइनेस्ट लिटरेरी अचीवमेंट एंड रिमेन्स एन इंटरनेशनली प्रेज्ड क्लासिक ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। ये चीज थोड़ा सा मैं वो करना चाहूंगा, ये दुनिया की बेहतरीन जो साहित्य है उस कैटेगरी में आता है, वार एंड पीस, दैट इज द पॉइंट, क्लासिक दिस थिंग। सो यू फाइंड कि हाउ डू यू सी की क्लासिक पीस ऑफ लिटरेचर वर्ल्ड एंड पीस का, देन यू सी की वही सारी बातें यहां पर आएगा। आथर लियो टॉल्स्टॉय है, ट्रांसलेटर द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ वार एंड पीस, क्योंकि रसल लैंग्वेज में था, इनटू इंग्लिश वाज ए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जैसे अभी डेट इंपॉर्टेंट था वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पहला ट्रांसलेटर है रसल से इंग्लिश में वो अमेरिकन नाथान हास्कल डॉल, दिस इज द नेम। और एक कब ट्रांसलेशन हुआ, 1899 ईस्वी में, रूस में लिखा गया और लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ, फ्रेंच में भी हुआ। जानरा क्या है, नॉवेल, लेकिन नॉवेल में कौन सी कैटेगरी, हिस्टोरिकल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नॉवेल तो है लेकिन नॉवेल की कौन सी कैटेगरी है, दैट इज द हिस्टोरिकल नॉवेल का। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दैट। इस शीट को अभी मैं दोबारा भी एक बार वो करूंगा। एंड द रसन आई थिंक यहाँ से था, पब्लिशर द रसन मैसेंजर, पब्लिकेशन डेट, अगर आप सीरियलाइज्ड में, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सीरियलाइज्ड में बात करेंगे तो 1865 से 1867 तक इसके कुछ चैप्टर्स जो है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में पब्लिश होते थे। बाद में जो है क्या किया, एक बुक की शक्ल में 1869 ईस्वी में आता है। तो दो डेट मैं आपको फिर से बता दूं, पब्लिकेशन डेट बुक की शक्ल में 1869 रही है, लेकिन रसन लैंग्वेज में आई हुई थी और इंग्लिश लैंग्वेज में 1899 में आई हुई है। किसने पब्लिश किया हुआ है, अमेरिकन राइटर, किसने ट्रांसलेट किया, अमेरिकन राइटर नथान हास्केली या जो भी था, डॉल हस्केल डॉल, जो भी नाम रहा उनका, दिस इज द एंड 1225 पेज का इसका कौन पढ़ पाएगा, थोड़ा सा लगता है कि पूरा जिंदगी इसी पे लगाना पड़ेगा तब ये पूरा हो पाएगा। इसके बाद उनका जो वर्क आता है द डिसेम्बरिस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, अबैंडन एंड अनफिनिश्ड, यह वर्क ऐसा था जो पूरा नहीं हुआ था, छोड़ दिया गया था। और वार एंड पीस का ट्रांसलेशन हुआ भी है, कवि की सोर्स, तमाम चीजें वी कैन जस्ट गेट कि क्या क्या रहा। तो मैंने आपसे बताया कि अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड दिस पार्टिकुलर शीट, आथर लियो टॉल्स्टॉय, बहुत सिंपल सा है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया, अमेरिकन ऑथर नथान हास्केल डोल ने किया। कब किया, 1899 में किया है। जो सीरियलाइज, जानरा क्या है, नॉवेल है, और कौन सा नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल है जानरा। पब्लिशर द रसन मैसेंजर, कभी कभार पब्लिशर भी पूछा जाता है। और जो रसन मैसेंजर थे ये सीरियल पब्लिकेशन इन्होंने किया हुआ था, उसका जो सीरियल पब्लिकेशन है वो कब आया हुआ है, सीरियलाइज्ड फॉर्म में कब आया हुआ है, 1865 से 1867 के बीच में आया हुआ है। बुक की शक्ल में 1869 में आया है। पेजेस कितने हैं, 1225 है, दिस थिंग्स यू सी। अब उसके बाद और किन किन मुद्दों को लेकर के, अगर आपने इतना कवर कर लिया इसका मतलब कि एक अच्छी खासी बात है, आपने जो मोस्ट प्रोबेबली इम्तिहान में पूछा जाता है उसको आपने कवर कर लिया है। द नॉवेल क्रॉनिकल, क्रॉनिकल इन द सेंस वर्ड कि क्रॉनिकल एक मैगजीन है। क्रॉनिकल शब्द से क्या मतलब है, क्रॉनिकल जो शब्द होता है इस शोज की डेटा, इस शोज की समथिंग यू कैन से कि क्रोनोलॉजिकल फॉर्म,
something chronological form in a very systematic manner. This happened, this happened, this happened, this happened with date, with date. तो जो नॉवेल है या क्रॉनिकल करता है, किसको क्रॉनिकल करता है? तमाम घटनाओं का क्रमबद्ध, जिसको आप कह सकते हैं हिंदी की तमाम घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन करता है। कैसे करता है? क्रमबद्ध वर्णन करता है बाकायदा डेट के साथ, एक हिस्टोरिकल फॉर्म में। दिस हैपेंड, दिस हैपेंड, दिस हैपेंड, जिसमें वो किसका जो है बताता है, फ्रेंच इन्वेजन, फ्रांस का हमला किस पर हुआ था? रूस पर हुआ था। और साथ ही साथ ये भी बताता है द इम्पैक्ट ऑफ द नेपोलियनिक इरा ऑन ज़ारिस्ट सोसाइटी। नेपोलियन जो फ्रांस के बेताज बादशाह थे, उन्होंने जब हमला किया तो रूस में जार शासन चल रहा था। जार जो वहां के किंग थे, उनका टाइटल था। तो नेपोलियन एक तरफ, रूस के जार एक तरफ। तो जो फ्रांस है, जो रसा है, उनकी इनमिटी, उनकी राइवलरी, उनकी हॉस्टिलिटी, उनका एक आप कह सकते हैं कि एक अपोनेंट सिचुएशन को यू कैन जस्ट सी हियर क्रॉनिकली दिस थिंग्स हैव बीन प्रेजेंटेड। और नेपोलियनिक इरा के समय जो ज़ारजिस्ट सोसाइटी थी, उस समय का क्या है उसका स्टोरी, जिसमें जो है 5 रसन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की बात की गई। किसकी बात? 5 रसन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की बात। पोर्शंस ऑफ एन अर्लियर वर्जन टाइटल द ईयर 1805। इसका जो अर्लियर वर्जन था, जब ये लिखा जाने लगा था, तो उसको द ईयर 1805 के रूप में टाइटल किया गया था। बाद में इसको सीरियलाइज किया गया द रसन मैसेंजर में। दिस इज द जर्नल। कब से कब तक सीरियलाइज किया गया? 1865 से 1867 तक। किताब की शक्ल में कब आती है? 1869 ईस्वी में आती है। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट? द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये जो जार का शासन, फ्रेंच का इन्वेजन, फ्रेंच इन्वेजन मीन्स की इन्वेजन ऑफ नेपोलियन, बिकॉज नेपोलियन द अल्टीमेट फिगर ऑफ फ्रांस का, उसका हमला, जार का सोसाइटी वहां पे। देन यू कम टू नो अबाउट 5 रसन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। और जब ये शुरू में आया तो ईयर 1805 में इसका टाइटल शुरू में रखा गया। फिर उसके बाद आपका जो है ईयर 1805 के इम्पोर्टेंट वाटरलू वगैरह का वार को लेकर के जो है। फिर रसन मैसेंजर में ये आया, सीरियलाइज किया गया 1865 से 1867, पब्लिश होता 1869 में। Tolstoy said that the best Russian literature does not conform to standards and hence hesitated to classify War and Peace, saying it is not a novel. उन्होंने कहा ये जो मेरा पीस है यह नॉवेल नहीं है। Even less it is it a poem, एक पोयम से भी कम है। एंड स्टिल लेस हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, और एक जो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है, जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, वह उससे भी कम है। तो आई जस्ट वांट टू से कि उस आदमी ने ये सोचा जो मैं लिख रहा हूं, क्या इसको इतनी प्रसिद्धि मिलेगी या इतना ऐसा कुछ होगा, वो सोचे भी नहीं। उन्होंने लिखा, इतना लंबा लिखा, फिर सोच रहे थे इतना बड़ा लिख रहा हूं, क्या कोई पढ़ेगा। लेकिन जब उन्होंने इसको लिखा तो उन्होंने कहा था कि जो मेरा वर्क है ना तो यह नॉवेल है, नंबर 1 पॉइंट, पोयम से भी कम है। इवन लेस इज इट अ पोयम, लेस इज इट अ पोयम, एंड स्टिल लेस अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। और हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, चूंकि हिस्टोरिकल फैक्ट तो है ही है, लेकिन उनका इससे भी कम है। लार्ज सेक्शंस स्पेशली द लेटर चैप्टर्स आर फिलोसफिकल, इसमें फिलोसफिकल बातों को भी लास्ट में किया गया है। और उन्होंने कहा ही रिगार्डेड अन्ना कारेनिना एज हिज फर्स्ट ट्रू नॉवेल। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वॉर एंड पीस इज माय ट्रू नॉवेल, या वॉर एंड पीस इज माय यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी पीस। इट्स एन एग्जांपल ऑफ द नॉवेल हैविंग क्रॉनिकल, you can say chronically it presents the invasion of the Russia, Napoleon, Napoleonic War, these things. No, not at all. I just want to say कि उन्होंने कहा मेरा पहला नावल अन्ना कारेनिना का है। वार एंड पीस को उन्होंने लाइटली लिया, जितना उन्होंने लाइटली लिया दुनिया उतना ही सीरियसली ली उसको, जो है दैट इज द पॉइंट।
अब उसके बाद एक चीज ये बता दें कि पूरा जो नॉवेल है वो रियलिज्म पर आधारित है। अब आप बार बार हम लोग ये कहते हैं रियलिज्म रियलिज्म, एक्चुअली में जो भी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का पीस है वो सोशल रियलिटी पर, सोशलिस्ट रियलिटी जो सामाजिक ताना बाना रियलिज्म का है उस पर आधारित है। आई जस्ट वांट टू से इतना हमें देखना क्या है, द नॉवेल इज सेट ऑफ 60 years बिफोर टॉलस्टॉयज डे। जो टॉलस्टॉय का समय था उससे 60 साल पहले जाकर के नावल की सेटिंग दिखाई गई है। बट ही हैड स्पोक विद पीपल हु लिव्ड थ्रू द 1812, लेकिन वह उन लोगों से बात करते हैं जो 1812 ईस्वी में फ्रेंच इन्वेजन के समय रूस के जो लोग थे उनके हालात को उन्होंने प्रेजेंट किया है, मतलब एक रियल घटना पे। तो रियलिज्म कैसे है, इफ आई से कि नावल में रियलिज्म है, नावल में सोशल रियलिटी को बताया गया है, या नावल में सोशलिज्म है, हाउ डू यू सी ये है। तो एक तो रियल घटना क्या घटित हुई है कि फ्रेंच इन्वेजन हुआ था रूस में, नेपोलियनिक वार, बोनापोर्ट वाटरलू का वार, ऑल these थिंग्स वी नो। He read all the standard histories available in Russia and French about the Napoleonic War. कौन सा war? Napoleonic War. This is a very important fact. And had read letters, journals, autobiographies and biographies of Napoleon. ठीक है, उसका उन्होंने पढ़ा तभी जाके समझ पाए। एक अच्छा पीस लिखने के लिए तो पढ़ना तो बहुत पड़ता है। There are approximately 160 real persons named of are referred in war and peace. कह रहे लगभग लगभग कितने 160 लोग हैं जिनको इसमें या तो नाम उनका दिया गया या रिफर किया गया वार एंड पीस में, कि इस काम को कंप्लीट करने में इतने लोगों की मदद ली गई, जिनसे बात हुई होगी या जिनसे वो हुआ होगा। ऑल दीज थिंग्स यू कैन जस्ट से। ही वर्कड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स मटेरियल, उन्होंने प्राइमरी सोर्स मटेरियल लिया था जिसमें इंटरव्यूज लोगों का लिए, अदर डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिया, हिस्ट्री बुक्स उन्होंने लिया इसको तैयार करने में। और साथ ही साथ थोड़ा सा एक और पॉइंट आता है, क्रीमियन वार का भी जिक्र किया गया है, और इंपीरियल रसन आर्मी का क्या वो था। Tolstoy was critical of standard history, especially military history in war and peace. He explains at the start of the novel's third volume his own views on how history ought to be written. उन्होंने कुछ चीजों की आलोचना की कि हिस्ट्री को कैसे लिखा जाना चाहिए, हिस्ट्री में क्या होना चाहिए, कैसे उसको दिखाया जाता है। These things we see, these things we find. Then you see what? Then you see the novel spans the period. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1812 का तो फ्रेंच वार तो है ही है, लेकिन जो नॉवेल में पूरा पीरियड लेकर के जिक्र किया गया 1805 से 1820 तक, और यह पीरियड किसका था? द इरा ऑफ कैथरीन द ग्रेट। यह इरा जो था कैथरीन द ग्रेट का था। द इरा ऑफ कैथरीन द ग्रेट was still fresh in the minds of older people. ये गिरा नहीं, जो older people थे उनके माइंड में था कि कैथरीन द ग्रेट, कैथरीन had made French the language of the royal court. For the next 100 years, it became a social requirement for the Russian nobility to speak French and understand French culture. ये भी एक बड़ा पॉइंट था। कैथरीन द ग्रेट ने जो है फ्रेंच लैंग्वेज को रसन का रॉयल लैंग्वेज बना दिया था, या आप कह सकते हैं कि, और जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि पिछले 100 सालों में सब कुछ तब्दील हो गया और सब जो है स्पीकिंग किस में करने लगे थे? रसन में करने लगे थे। Then you see कि the historical context of the novel begins with the execution of, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत ही हिस्टोरिकल फैक्ट है जो इसमें लिखा गया है। जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है नावल का, उसकी शुरुआत होती है जब लुइस एंटोनियो जो ड्यूक ऑफ इंघीन थे उनका कत्ल कर दिया जाता है 1805 में। विद रसा इज रूल्ड बाय अलेक्जेंडर फर्स्ट, और उस समय जो रसा पे रूलिंग करते हैं अलेक्जेंडर फर्स्ट ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार। अलेक्जेंडर फर्स्ट का भी ध्यान में रखना है, नेपोलियनिक वार का भी ध्यान में रखना है। लुइस एंटोनियो ड्यूक ऑफ इंघीन क्या जो भी था उसका वो किया जाता था। की हिस्टोरिकल इवेंट्स इसमें जो है वो क्या क्या है? द नॉवेल इंक्लूड द उल्म कैंपेन का जिक्र है, द बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज का जिक्र है, द ट्रीटीज ऑफ टिलसिट है, कांग्रेस ऑफ, ये सब हिस्टोरिकल चीजें रही जो रहा है। ग्रेट कॉमेट का जिक्र है, फ्रेंच इन्वेजन जो 1812 में हुआ उसका जिक्र है। ठीक है,
टॉलस्टॉय देन यूजेस, अब और बहुत कुछ ऐसा फैक्ट नहीं है, मैं समझ रहा हूं कि इसमें क्या है। टॉलस्टॉय देन यूजेस बैटल ऑफ ऑस्ट्रोड, ठीक है, सब चीजें बैटल का जिक्र है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेन कैरेक्टर को लेकर के जो हम सब लोगों को ध्यान में रखना है क्या है, एक बार उसको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज। द मेन कैरेक्टर्स आर, जो मेन कैरेक्टर्स है उसमें क्या है, द बीजो खौफ, ये क्या है, द बीजो खौफ काउंट किरिल व्लादिमीर बीजो खौफ उसका पूरा नाम है, और ये किसके फादर है, द फादर ऑफ पायरी। द बीजू खौफ ये क्या है, काउंट किरिल व्लादिमीरोविक बीजोखॉव द फादर ऑफ पायरी, फादर ऑफ पायरी के है। काउंट प्योर किरिलोविक बीजोखॉव द सेंट्रल कैरेक्टर, ये क्या है, सेंट्रल कैरेक्टर एंड ऑफन अ वॉइस फॉर टॉलस्टॉय ओन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर टॉलस्टॉय ने जिसको अपनी आवाज दी, आवाज देने का मतलब ये हुआ जिसके माध्यम से वो सारी बातों को रख रहे हैं, वो कौन कैरेक्टर है, काउंट प्योतर किरिलोविक पायरी। 1 घंटा तो समझने में लग जा रहा है। The central character and often a voice for Tolstoy's own beliefs are struggle. Pyre is the socially awkward, illegitimate son of Count. वह काउंट का illegitimate son है। काउंट किरिल व्लादिमीरोविक बेसुखोव का, who has fathered dozens of illegitimate sons. Educated abroad, Pyre returns to Russia as a misfit. His unexpected inheritance of a large fortune makes him socially desirable. काफी सोशली डिजायरेबल है। तो एक कैरेक्टर को आपने देखा कि वह इलिजिटिमेट सन है, किसका, काउंट किरिल व्लादिमीरोविक का, और इसके एक ही नहीं बहुत सारे इलिजिटिमेट सन है। दूसरा है बाल्कोन्स्कीज, प्रिंस निकोलाई एंड्रिक बाल्कोन्स्की द फादर ऑफ एंड्रेई एंड मेरिया, किसके फादर है, एंड्रेई एंड मेरिया के। द इसेंट्रिक प्रिंस possesses a gruff exterior and display great insensitivity to the emotional needs of his children। ठीक है, उनके फादर, एक लाइन में समझ आ गया। प्रिंस एंड्रेई निकोलोविक बॉल्कोवी अ स्ट्रांग बट स्केप्टिकल, थॉटफुल एंड फिलोसफिकल, यह जो है क्या है, थॉटफुल एंड फिलोसफिकल पर्सन है इन द नेपोलियनिक वार। प्रिंसेस इलिसा बेटा लीजा कार्लोवाना, यू कैन जस्ट सी, ये है उसमें वाइफ ऑफ एंड्रेई, ये वाइफ ऑफ एंड्रेई है। प्रिंसेस मेरिया निकोना, ये उनका सिस्टर ऑफ प्रिंस एंड्रेई, ये सिस्टर ऑफ प्रिंस एंड्रेई है। Then you can just see कि Princess Maria is a pious woman whose father attempt to give her a good education, ये उनके बारे में दिया गया, you can just read it. The Rostov, Count Ilya Andreevich Rostov, the Peter familiars of the Rostov family, hopeless with finance, generous to a fault, ये उनको लेकर के। दूसरा कैरेक्टर काउंटेस नटालिया रोस्टॉव है। नेक्स्ट कैरेक्टर है काउंटेस नटालिया इलिनिकांचा नताशा रोस्टॉव, और सेंट्रल कैरेक्टर, ये भी एक मुख्य किरदार है। इंट्रोड्यूस्ड एज नॉट प्रिटी बट फुल ऑफ लाइफ, रोमांटिक, इम्पल्सिव एंड हाईली स्ट्रंग। शी इज एन एकम्प्लिश्ड सिंगर एंड डांसर, वो एक एकम्प्लिश्ड सिंगर एंड डांसर। नेक्स्ट यू सी, ये सब कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, ये सब भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा उसमें नहीं मुझे बताने की। कुछ और कैरेक्टर द कुरागिन्स है, ये सब कैरेक्टर है, उसमें पढ़ते जाइएगा, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। ऑल दिस अदर प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स है, अगर नहीं होगा तो ठीक है, बस इतना ही है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ये सब कैरेक्टर्स है, जस्ट सी अपने आप से देख लीजिएगा। इन एडिशन सेवरल रियल लाइफ हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स सच एज नेपोलियन एंड प्रिंस मिखाइल Kutuzov play a prominent part in the book. Many of Tolstoy's characters were based on the real people. His grandparents and their friends were the models for many of the main characters. मतलब बहुत सारी कैरेक्टर्स तो रियल है, लेकिन ज्यादातर, और उनमें से कुछ उनके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह भी उनके लिए आइडियल रहे, जो इसको लिखने में काफी हेल्प करते हैं। His great grandparents would have been of the generation of Prince वजीली और काउंट इला रोस्टॉव, ये लियो टॉलस्टॉय के जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो इस फैमिली से, इस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सो इन टुडेज क्लास यू केम टू नो अबाउट कैरेक्टर, यू केम टू नो अबाउट थीम, यू केम टू नो अबाउट
अंडर व्हाट सिचुएशन इट वाज रिटन, और उनका ओपिनियन क्या था कि मेरा ये पहला नावल नहीं है, मेरा पहला नावल अन्ना कारेनिना. These things you find. So I think I have done, and thanks for giving your beautiful company. Thanks attending this session, and I hope you have enjoyed. If you have any query or doubt, you can just post something or write in WhatsApp group or send me individually. Thanks for joining this session. Thanks. Thanks for joining. Thanks, Manisha, Jagriti, and Kuwarji, Ishika, Manu, and all the people, Manju ji, Shweta ji, Ajay ji, Madhuri ji, and Manisha. You all warm welcome here, and now concluding. Okay.